Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammad Aslan Sati and I am back with another lecture. So आज का जो लेक्चर है बेटा, इसके अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे जो एनटीएस का ऑफिशियल मैथमेटिक्स के लिए उन्होंने जो स्कीम दी हुई है, सैम्पल पेपर दिया हुआ है बोथ फॉर द एनटीएस का जो नेट का टेस्ट होता है आफ्टर जो 12th क्लास होता है और जो एनटीएस का गैट का टेस्ट होता है, तो उसके रेलिवेंट जो है मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव का जो सेक्शन इन्होंने बनाया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल कंटेंट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. आपके पास तीन होल नंबर्स हैं ए बी सी. तो ये जो प्रॉपर्टी है यानी जो उसने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये क्या कहलाती है? अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन कहलाता है. क्यों? क्योंकि इसमें पहले मल्टीप्लीकेशन हो रही है और ब्रैकेट के अंदर जो है वो एडिशन हो रही है. सो दिस लॉ इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. अच्छा देखो, इस तरह के डिफरेंट लॉज हैं हमारे पास. ये लॉ जो है हमारे पास, मैं इसमें जो बेसिक लॉज हैं आपको बता देता हूं. अगर मेरे पास ये गिवन होगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये जो लॉ है ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा. ठीक है, तो दिस लॉ विल देन बी नोन एज कम्यूटेटिव लॉ. सो लॉ ऑफ कम्यूटेशन जो है ना ये कहलाता है. सो कम्यूटेटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ बड़ा सिंपल सा है, उसमें तीनों चीजें ऐड हो रही होती हैं. पहले a प्लस बी प्लस सी हो रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, a प्लस बी को पहले ऐड कर रहा है, फिर उसमें c को ऐड कर रहा है. अच्छा, दीज लॉज एग्जिस्ट फॉर मल्टीप्लीकेशन एज वेल, क्योंकि अगर a क्रॉस b है तो b क्रॉस a भी लिखा जा सकता है. सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन है, सॉरी, b क्रॉस a भी जो है वो लिखा जा सकता है. सो वो लॉ कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपके पास कहलाएगा. सो a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, ये कम्यूटेशन है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये कम्यूटेशन है. अगर एडिशन में तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहलाएगा, अगर मल्टीप्लीकेशन में तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहलाएगा. जब भी तीन क्वांटिटीज होंगी आपके पास तो ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है. सो एसोसिएटिव लॉ के अंदर आपके पास बी प्लस सी पहले सम होके ए में ऐड हो रहे हैं, फिर ए प्लस बी सम होके सी में ऐड हो रहे हैं. सो ये जो है ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहलाता है. सेम इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न फॉर मल्टीप्लीकेशन, के मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी पहले निकालूं फिर ए से करूं, या फिर मैं ए क्रॉस बी को ब्रैकेट में ले लूँ और फिर मैं सी के साथ क्रॉस करूँ. सो एसोसिएटिव लॉ के अंदर जो है आपके पास तीन चीजें होंगी. मल्टीप्लिकेटिव लॉ के अंदर सॉरी कम्यूटेटिव लॉ के अंदर आपके पास दो चीजें होंगी, वो एडिशन का भी होता है और आपके पास जो है मल्टीप्लिकेशन का भी होता है. अच्छा, फिर हमारे पास एक और चीज है इसके अंदर कि ये जो है इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी भी पूछी जा सकती है. एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज है? एडिटिव आइडेंटिटी वो चीज होती है कि जिसको जब ऐड किया जाए तो सेम ही नंबर आपके पास है. तो अगर मैं ए में जीरो ऐड करता हूं तो मेरे पास ए ही आता है. तो बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो ये होती है, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए. ठीक है, सो एडिटिव आइडेंटिटी जो ऐड करके आई. अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जीरो नहीं होती, वो ए डॉट वन इज इक्वल टू ए होती है. ये मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव आइडेंटिटीज होगी. ठीक है, तो ये जो है आइडेंटिटी कहलाता है, यानी आइडेंटिटी से मुराद ये है कि उसने अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखा है. अच्छा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स वो होता है कि जिसको जब आप ऐड करते हो तो आंसर जो है वो जीरो आता है. अगर आप ए में माइनस ए ऐड करें आंसर जीरो आ रहा है तो यह जो है वो आपके पास एडिटिव इनवर्स कहलाएगा. ठीक है, तो ये जो है ना ये आपके पास एडिटिव इनवर्स जो है वो कहलाता है. सो एडिटिव इनवर्स क्या है कि ए में माइनस ए ऐड हुआ जीरो आ रहा है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि नंबर को जब उस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास वन आ रहा है, ये मेरे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है. तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी एडिशन की रखी और राइट साइड पे जो है मैंने मल्टीप्लिकेशन की रखी है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के अंदर क्या होता है कि दो डिफरेंट काम हो रहे होते हैं. जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और फिर एडिशन भी हो रही है. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन है फिर एडिशन का साइन है. सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पढ़ा जाएगा ये. ठीक है जी. अच्छा, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है. वो क्या होता है? वो ए क्रॉस बी माइनस सी हो सकता है, विच कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी. सो एनटीएस के एलिमेंट या जो हमारे टेस्ट हैं उसके एलिमेंट जो है ये चीजें जो है वो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द होल नंबर जो है पूछी जाती हैं. तो मैंने यहाँ पे जो अब एक्सप्लेन कर दी है. सो बाय द वे जो आज हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये पेपर जो है ये हमारे पास जो सैंपल पेपर है एनटीएस का अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर है, मैं वो सॉल्व करवा रहा हूँ एज अ प्रैक्टिस. ठीक है जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सो कि प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हैं. इनको आप लोग देख लीजिएगा, राइट साइड पे लिखा हुआ है, पीडीएफ जो है मैं साथ अपलोड कर दूंगा. अच्छा, कहता है कि क्वेश्चन इसके अंदर क्या होगा. अच्छा बच्चों, याद रखना जब हम 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, 30 अंदर आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, तो 5 6 जो है वो 30 होता है. कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर जो है जीरो बचता है. तो यहाँ पे बचता है इसको आप रिमाइंडर कहते हो. ठीक है, और जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हो उसको आप डिवाइजर कहते हो.
और कितने टाइम्स वो डिवाइड हो रहा होता है, जो चीज ऊपर आती है वो कोशंट कहलाती है। ठीक है, ये चीज कोशंट कहलाती है। तो ये मेरे पास कोशंट है, ये मेरा रिमाइंडर है जीरो यहाँ पे, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड होता है। जब भी जो दो नंबर्स कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो उनका रिमाइंडर जीरो होता है, और जैसे डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिवाइजर होता है। तो डिवाइजर जो है वो 5 है, और क्वोशंट जो है यहाँ पे 6 है। तो उसने क्वोशंट पूछा था, तो दैट इज वाई इसका आंसर इज 6। अच्छा जी, कहते हैं सुपर सेट ऑफ फ्लावर्स। सुपर सेट वो होता है जो कि किसी उसके अंदर सारे के सारे सेट्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, उसके अंदर सारे के सारे सेट्स पड़े होते हैं। तो फ्लावर जो है वो बेसिकली प्लांट्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फ्लावर जो है वो प्लांट से बिलोंग करते हैं। अगर मैं एक सुपर सेट प्लांट्स का बनाऊंगा तो उसके अंदर से मैं लिख सकता हूं कि उसके अंदर लेट से फ्रूट, जो फ्रूट ट्रीज हैं वो भी प्लांट्स के अंदर आते हैं। मेरे पास जो फ्लावर्स हैं, फ्लावरिंग ट्रीज हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो भी उसमें आते हैं। ठीक है, समटाइम जो पॉथोस होते हैं, पॉथोस किनको कहते हैं, जैसा मनी प्लांट हो गया या मॉन्स्टेरा हो गया, तो ये सारे के सारे चूंकि प्लांट्स की टाइप्स हैं। ठीक है, तो इनका जो जो सुपर सेट है, जो मेजर सेट है इनका, वो प्लांट्स है, क्योंकि फ्लावर जो है वो प्लांट्स के सेट से बिलोंग करते हैं। आगे बहुत ही सिंपल सा है, सिंप्लीफिकेशन क्या है, सो मैं इसको क्विकली करा दूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में से 5 चला जाएगा, ये वाली ब्रैकेट होगी। प्लस माइनस 3 और प्लस 7 है, सो -3 + 7 हो जाएगा। सो 9 में से 5 जाएगा बच्चों, तो ये 4 बचेगा, -3 में 7 हो जाएगा। तो भी मेरे पास जो है वो +4 बचेगा। सो 4 + 4 इज 8, सो 8 इज द आंसर है। ठीक है, सो 8 जो है वो यहाँ पे आंसर है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, इंट्यूशन का सवाल है। यानी इंट्यूशन से मुराद है कि इसमें लॉजिकल रीजनिंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कहता है नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर आइदर। कहता है अगर नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट 3 डिजिट्स क्या हो सकते हैं। तो या तो उसके लास्ट 3 डिजिट्स 0 हो सकते हैं, या फिर वो डिवाइजर ऑफ 8 हो सकते हैं, यानी 8 से डिविजिबल हो सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1000 की बात करता हूँ, 1000 को मैं 8 से डिवाइड करूँ तो 1000 8 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 1000 क्योंकि आखिर में जो है जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो 0 बन रहे हैं। ठीक है, सो ये 8 से डिवाइड हो जाता है, जो कि मेरा ख्याल है 125 आएगा। ठीक है, तो 0 जिनके आखिर में या लास्ट डिजिट 0 है, वो तो 8 के टेबल में आते ही आते हैं। हमसे ये पूछा ना कि कौन से नंबर 8 के टेबल में आते हैं। अच्छा, फिर अगर आखिरी 3 डिजिट्स आपके खुद जो हैं वो आपके पास डिवाइजर है 8 के, तो भी नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 8 है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर ले लेता हूँ 8116। लेट से अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 8116, मैं अगर इसको 8 से डिवाइड करूँ तो 8 से बिल्कुल जो है वो डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है, मैं रेड में डिवाइड करके बता रहा हूँ। 8 1 8 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, चूंकि ये 3 डिजिट है, 100 है, तो बीच में 0 आ जाएगा। या 8 10 80 कर लो आप, ऐसे कर लो, ज्यादा इजी हो जाएगा। 8 10 80 कर लो आप। ठीक है, 80 से जब मैं करूंगा डिवाइड तो 81 में से 80 गया, 1 बचा, 1 और 6 मिलकर 16 हो गए। 8 2 16, तो 2 आ गया। सो 102 टाइम्स जो है ना वो से डिवाइड होता है। सो 816 जो है ना, लास्ट तीनों डिजिट्स ऐसे हैं जो कि 8 के ही फैक्टर्स हैं, 8 भी 16 भी, अगर आप देखते हो। ठीक है, अगर मैं इसी को 2816 बना देता हूँ तो भी 8 के टेबल में आएगा। आप बेशक डिवाइड करके इसको देख लेना। ठीक है, सो लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 के डिवाइजर्स हों या फिर लास्ट 3 डिजिट 0 हों तो नंबर जो है वो 8 के टेबल में आएगा। सो राइट ऑप्शन हियर इज सी। अच्छा, कहता है अगर इफ, एक अगले सवाल में एग्जामिनर कह रहा है, इफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज 1 देन द नंबर्स आर। कहता है अगर दो नंबर्स के बीच का HCF 1 है तो बताओ नंबर्स क्या होंगे। नंबर जो है हमारे पास को प्राइम होंगे। ठीक है ना, नंबर जो है ऐसे केस में को प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे नंबर्स को प्राइम कहलाते हैं। ये डेफिनेशन पल्ले से बांध लो। अक्सर मैंने इंट्रेंस टेस्ट के अंदर जो इस टाइप के हैं, या क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स बेस्ड हैं, NTS के हो गए, हमारी यूनिवर्सिटीज के हो गए, इनके अंदर मैंने इसको देखा हुआ है। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसके लिए, कोई नंबर मेरे जहन में आ गया, हाँ 8 और 15। लेट से 8 और 15 आ गया। अब मैं 8 के फैक्टर्स बनाता हूँ। 8 के फैक्टर्स 1 के टेबल में आता है, 8 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, और खुद 8 के टेबल में आता है। 15 के अगर मैं बनाता हूँ तो 1 के टेबल में आता है, फिर आगे 3 के टेबल में आता है, फिर 5 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है। अगर मैं इनका HCF निकालूंगा, ठीक है, तो यानी इनके बीच में तो कॉमन फैक्टर 1 ही है, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, तो ऐसे नंबर जो है आपस में को प्राइम कहलाएंगे। तो इसका मतलब है 8 और 15 आपस में को प्राइम है। सो को प्राइम का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दे दिया। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, 1/2 की होल पावर 4 है, सो 1 की पावर 4 1 ही रहेगा। 2 की पावर 4 करेंगे 16 हो जाएगा। 6 का स्केयर इज 36 हो जाएगा इनटू, अब ये देखो -3 है ना। ठीक है, आप क्या करो, अंदरली टर्म का रेसिप्रोकल ले लो, तो जो नेगेटिव है ना पावर में वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा।
सो नेगेटिव पावर जब मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा तो ये अंदर हो जाएगा 2/3 और जो होल पावर -3 थी वो बन जाएगी +3। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/16 इंटू 36 यहाँ पे है। अब मैं सॉल्व करूंगा इसको जब, तो ये 2 का क्यूब भी हो जाएगा, 3 का क्यूब भी हो जाएगा। 2 का क्यूब ऊपर वाले का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब जो है वो 27 हो गया। 8 वन सा आ जाएगा, 8 टू सा आ जाएगा, 2 से कैंसिल करूंगा, 2 वन सा आ जाएगा, 2 18 सा आ जाएगा। आगे मैं फर्दर इसको कैंसिल करता हूँ 3 के टेबल से। तो 3 के टेबल से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 3 6 ज़ा 18 और 3 9 ज़ा 27। फर्दर मैं इसको दोबारा 3 से कैंसिल कर देता हूँ तो 3 2/3 आ जाएगा। सो दैट इज वाई इसका आंसर इज 2/3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्विकली मैं इसमें चलूंगा। कहता है डिवीजन इज कंप्लीटेड व्हेन द रिमाइंडर इज जीरो। जब रिमाइंडर आपका जीरो बचता है तो आपके डिवीजन जो है कंप्लीट होते हैं। ऊपर मैंने आपको करके भी दिया था, जब दो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं तो रिमाइंडर उनका जीरो होता है। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। लेट से ये देखो कि अगर मैं 30 को 30 से डिवाइड करता हूँ आपको तो 1 आता है। भाई 1 उसका कोशंट है, 1 उसका कोशंट है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर यहाँ पे जीरो है। ठीक है। सो रिमाइंडर जीरो है। मैंने ऊपर भी एक क्वेश्चन आपको रिमाइंडर्स वाला और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से करवाया था। इजी सा क्वेश्चन है। कहता है अहमद ने एक टीवी बॉट किया, 4000 का, बेच दिया 5000 का, परसेंटेज प्रॉफिट बताओ। पहले तो प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट मैं कल से बताता आ रहा हूँ, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो पीछे प्रॉफिट आ जाता है। तो 5000 का लिया था, 4000 का बेचा, 5 में से 4000 माइनस होंगे तो 1000 आ जाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट करनी है, हमेशा ओरिजिनल प्राइस के ऊपर होगा या कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा। 4000 इंटू 100 कर लेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 30 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 वन ज़ा और 425 ज़ा 100 होता है। सो 25% आ गया। एलसीएम निकालना है 10 15 और 20 का, बहुत ईजी है, आप लोग निकाल लोगे, वो 60 आता है। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट को प्राइम। को प्राइम का मैं आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूं ऊपर। ठीक है कि को प्राइम नंबर वो होते हैं कि जिनका एचसीएफ जो है वो 1 ही होता है, यानी 1 के अलावा उनमें कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं आ रहा होता। तो 21 और 22 के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आता 1 के अलावा। करके देख लो। देखो 21 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 1 के टेबल में तो खैर हर नंबर ही आता है। 1 के टेबल में आता है, फिर ये 3 के टेबल में आता है, फिर 7 के टेबल में आता है, फिर 21 के टेबल में आता है। अगर आप 22 की बात करते हो तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 22 आता है। ठीक है। और 11 के टेबल में आता है, खुद 22 के टेबल में आता है। तो 1 के अलावा इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये तो जिनमें 1 के अलावा कुछ भी फैक्टर कॉमन ना हो तो ये जो नंबर्स हैं ये को प्राइम कहलाते हैं। तो ये भी को प्राइम है। 17 और 23 तो है ही प्राइम नंबर, वैसे भी ये को प्राइम रहेंगे क्योंकि 17 1 के टेबल में आता है और 17 में आता है, और 23 1 के टेबल में आता है और 23 में आता है। 5 और 6 भी, 5 जो है 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, और 6 जो है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में आता है। तो इन दोनों के पेयर में भी 1 ही कॉमन है और 17 और 23 के पेयर में भी 1 ही कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन सबका 1 ही रह रहा है। तो ये को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है को प्राइम, मैं करके दे देता हूँ। 21 के फैक्टर्स तो बने हुए हैं, 24 के बना लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं 24 के बनाऊंगा तो 1 के टेबल में आता है 24, 2 के टेबल में आता है 24, 24 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 8 24 होता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, फिर खुद 24 के टेबल में आता है। लेकिन इनके बीच में 1 के अलावा 3 वाला फैक्टर भी कॉमन आ रहा है अगर मैं 24 और 21 का पेयर लेता हूँ। तो इसलिए ये को प्राइम नहीं है। सो 21 और 24 का पेयर जो है वो को प्राइम नहीं है, बाकी सारे जो है वो को प्राइम है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। देखो सबसेट्स कैसे लिखते हैं। सेट सबसेट निकालने का तरीका मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लो। इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। 2 की पावर 3 आ जाएगा 8। तो ऐसा सेट जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, जिसके जिसके अंदर जो है 3 एलिमेंट्स हैं, उसका उसके 8 सबसेट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक तो एम्प्टी सेट बनता है, फिर द सेट इटसेल्फ बनता है 1 2 3। उसके अलावा अगर मैं अकेला 1 लिखूं वो बनता है, 2 लिखूं वो बनता है, 3 लिखूं वो बनता है, फिर मैं 1 और 2 का पेयर बना लूं वो बनता है, फिर मैं 1 और 3 का पेयर बना लूं वो बनता है, फिर मैं 2 और 3 का पेयर बना लूं वो बनता है। तो अगर मैं इसको काउंट करूं तो 8 सबसेट पूरे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सबसेट जो हैं वो पूरे हो गए हैं। तो सबसेट्स वो होते हैं जो कि सेट से बिलोंग करते हैं। तो एम्प्टी सेट ऑलवेज बिलोंग टू द सेट। ठीक है। तो वो हमेशा सबसेट होता है अपने सेट का। तो सबसेट्स निकालने का मैंने आपको ओवरव्यू भी दे दिया। ठीक है। रिवीजन भी करा दी और बता भी दिया ये किसका ऐसे इसका ये कैसे सबसेट है। इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज इवन। हाँ भाई, अगर 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, जितने मर्जी डिजिट्स का नंबर हो, अगर उसका आखिरी डिजिट, लेट से 102 की मैं बात करता हूँ, 3 डिजिट नंबर, आखिर में 2 आता है, 0 आता है या इवन नंबर आता है, इसका मतलब है वो 2 के टेबल में आते हैं।
सो 2 4 6 8 इवन नंबर, यहाँ 0 आता है और इवन नंबर्स आते हैं तो इसका मतलब है कि वो हमेशा 2 के टेबल में आता है। सो इसलिए मैंने इसको इवन लिया था। कहता है पी और क्यू जो है 2 इंटीजर्स हैं और उनमें से Q जो है इज नॉट इक्वल टू 0, तो बता दो P बाई क्यू क्या है। देखो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन ही है कि विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। रियल नंबर्स के अंदर दो तरह के नंबर होते हैं। द नंबर्स कैन बी रैशनल, रैशनल आर दोज जो कि P बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इरैशनल आर दोज विच कैन नॉट बी रिटन एज P बाई क्यू, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। शर्त यह है कि Q 0 ना हो। रैशनल तभी होगा कि नीचे वाला Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 की बात करता हूं तो अकेला 4 भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक 1 है। 4 को आप 1 से डिवाइड करो 4 ही है। आप इसके राइट साइड पे भी 1 है, इसके लेफ्ट साइड पे भी 1 है, क्योंकि आप 1 इंटू 4 करो तब भी 4 आएगा, 4 इंटू 1 करो तब भी 4 आएगा। तो जैसे हमारे कंधों पे बैठे हुए एंजल्स हमें नजर नहीं आते, तो मैं अक्सर बच्चों को ये टिप देता होता हूँ समझाने के लिए कि ये इसके एंजल्स 1 है जो कि नजर नहीं आ रहे। तो लेफ्ट राइट और नीचे एक पड़ा हुआ होता है। सो ऐसे नंबर जो कि P बाई क्यू की फॉर्म में आप लिख सकते हो, दोज नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स एंड व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, दे आर नोन एज इरैशनल नंबर। अच्छा, समटाइम्स अंडर रूट 4 लिखा हुआ है तो ये भी रैशनल नंबर है। कैसे? अंडर रूट 4 को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 2 बन जाता है। सो 2 कैन बी रिटन एज 2 बाई 1। सो 2 बाई 1 ये P बाई क्यू की फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर है। अच्छा, अब अंडर रूट 3 जो है, अगर अंडर रूट में प्राइम नंबर आ जाए, P से मुराद प्राइम नंबर है, यहाँ पे प्राइम नंबर है, ठीक है, अंडर रूट में अगर प्राइम नंबर आ जाए तो वो रैशनल नहीं होता, इरैशनल होता है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 3 को मैं अंडर रूट से बाहर नहीं ला सकता, ठीक है, ये इसका फैक्टर नहीं बनता। इसका स्क्वायर रूट मैं लूं तो ये इसका स्क्वायर रूट खत्म नहीं होता, तो ये अंडर रूट 3 रहता है। तो अंडर रूट 3 को ऑल्दो मैं अंडर रूट 3 बाई 1 लिख सकता हूं, लेकिन ये P बाई क्यू की फॉर्म नहीं है, ये अंडर रूट P बाई क्यू की फॉर्म है। रैशनल नंबर तो हुआ जो कि P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अंडर रूट में अगर प्राइम नंबर आ जाए तो वो रैशनल नहीं होता, इरैशनल होता है, क्योंकि वो P बाई क्यू की फॉर्म नहीं है, अंडर रूट P बाई क्यू की फॉर्म है। तो ऐसे नंबर जो कि P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, कैन नॉट बी रिटन एज, दे आर नोन एज इरैशनल नंबर्स। ठीक है, where are the numbers which can be written in the form of P by Q, those numbers are known as rational numbers। तो ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। सो 14 का ये आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। दो नंबर्स हैं, बेसिस उनकी सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या होंगी बच्चों? रूल है मैथमेटिक्स का, याद रखिएगा, दो नंबर्स हो जिनकी बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, तो पावर ऐड होके P प्लस M प्लस N हो जाएगी। कहता है इसको परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, इसको परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, परसेंटेज बनाने के लिए मैंने कल भी बताया था, हमेशा नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो 0.34 को जब बच्चों में 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो इट कैन बी रिटन एज 34%। वाई? क्योंकि जब मैं ये पॉइंट खत्म करूंगा ऊपर तो 34 ही रहेगा, पॉइंट खत्म होकर 1 लगेगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोस आएंगे, इंटू 100 आ जाएगा मेरे पास। 100 को 100 से कैंसिल कर दूंगा तो 34% आ रहा है। तो 0.34 को जब आप परसेंटेज में करोगे तो वो 34% बनता है। अच्छा, इफ 1 इज एडेड टू द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर देन इट विल बी। तो एग्जामिनर आपसे पूछा है जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, अगर आप उसमें 1 ऐड करते हो तो नया नंबर क्या हो जाएगा? देखो, जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है ना वो 9999 है, उसमें जब आप 1 ऐड करोगे तो वो 10,000 बन जाएगा। सो 10,000 बन जाएगा। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे से क्विकली चल रहा हूं। कहता है -18 डैश -7, तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा भाई? -7 बड़ा है इससे, -18 जो है वो छोटा है। सो -7 इज ग्रेटर देन -18। तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, सो जिसकी तरफ बड़ा होता है एलिगेटर फेस, आपको पता है, उसकी तरफ ओपन होता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। 19 कहता है रॉकेट वॉज सोल्ड फॉर 90 रुपीज आफ्टर बाइंग इट फॉर ₹40। एक रॉकेट बाय किया था 40 रुपए का, बेचा 90 रुपीज का। सो प्रॉफिट कितना अर्न हुआ? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 50 रुपीज का प्रॉफिट जो है वो हमें हुआ है। अच्छा जी, इजी सा क्वेश्चन है। अगेन पूछ रहा है आपसे कि डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 160% क्या होगा? सो 160% है, परसेंटेज को खत्म करना है, डेसिमल में लेके जाना है। मैंने आपको बताया अभी है कि परसेंटेज जब खत्म करते हो तो 100 से डिवाइड करते हो, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 16/10 रह गया, क्योंकि एक 0 है तो यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जब जाएंगे तो पॉइंट से के बाद जो है वो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये 1.6 आ जाएगा। तो दैट इज वाई इसका आंसर इज 1.6। ठीक है, एक एक्सप्रेशन गिवन है, मैं इसको x समझ रहा था, x नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर आपको कह रहा है 2 इंटू 4 माइनस 3 क्या होगा? सो 4 माइनस 3 करोगे 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसकी मैं डिटेल्स क्या बताऊं। आगे चलते हैं। कहता है इस नोटेशन का क्या मतलब है? इफ x इज लेस देन और इक्वल टू y मींस, देखें इस बात का मतलब है कि y x से बड़ा है और नीचे डैश आगे बता रहा है कि यह वो इक्वल भी हो सकता है।
इसका मतलब है कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, या फिर x इज लेस देन और इक्वल टू y। तो यहाँ पे ग्रेटर वाली तो ऑप्शन करेक्ट थी नहीं, लेस वाली है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, रेशोज का क्वेश्चन है। कहता है 5 पैकेट्स कंटेन्स 35 चॉकलेट्स। 5 पैकेट्स में 35 चॉकलेट्स हैं। हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर इन 1 पैकेट? तो 35 टोटल चॉकलेट्स हैं, 5 पैकेट्स हैं, डिवाइड करेंगे तो एक पैकेट के अंदर जो है वो 7 चॉकलेट्स हैं। वेरी इजी था, अगेन इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2 7 14x आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, प्लस माइनस माइनस होगा, -6 आ जाएगा, प्लस माइनस अगेन माइनस होगा तो आगे -10x आएगा, प्लस 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 होगा, 5 6 30 आएगा। तो 14x में से 10x गया 4x आ जाएगा, 30 में से 6 चला गया तो +24 आपके पास आ जाएगा। सो 4x + 24 जो है ये हमारे पास आंसर था। बड़ा इजी क्वेश्चन था। हाँ जी, बड़ा पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन आ गया। कहता है साइमा इज 8 years ओल्ड देन फातिमा। ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर होंगे और होते हैं। साइमा जो है वो फातिमा से 8 साल बड़ी है। सो लेट से साइमा की एज एस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और फातिमा की एज जो है मैं वो एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो साइमा जो है वो फातिमा से 8 साल बड़ी है, तो फातिमा की एज में 8 ऐड होगा तो साइमा की एज बनेगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में एग्जामिनर कह रहा है साइमा इज 3 times ओल्डर देन फातिमा। साइमा जो है ना वो फातिमा की एज का 3 times है, यानी फातिमा से वो 3 times बड़ी है, तो 3f है वो फातिमा से। सॉल्व कर लेते हैं। साइमा की जगह पे मैं यहाँ पे 3f पुट कर लेता हूँ। सो 3f f + 8 बन जाएगा। जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा 2f = 8 आ जाएगा। फातिमा की एज जो है वो 4 years आ जाएगी। फातिमा की एज ही पूछ रहा है 4 years है, अगर साइमा की पूछ रहा होता तो 12 years आ जाती। अच्छा जी, एज ऑफ अ फादर इज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। फादर की एज को लेट से एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सन की एज को एस से कर रहे हैं, तो फादर जो है वो बेटे की एज से 3 times है। इफ फादर इज 26 years ओल्डर देन द सन, अगर फादर जो है वो बेटे से 26 साल 26 years बड़ा है, तो बताओ क्या आएगा। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना पुट करके, आंसर जो है वो 39 आ जाएगा। सो जहां पे इजी क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा क्विकली चलाऊं। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। ठीक है, ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जहां पे वेरिएबल्स की पावर जो है होल नंबर्स की फॉर्म में होती है, वो क्या कहलाता है? वो पोलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल x की पावर 4 हो, +2x का स्क्वायर प्लस x - 3 = 0 पड़ा हुआ हो, ये पोलिनोमियल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर्स होती हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। अगर सेक्स की पावर नहीं लिखी हुई मैंने तो इसका मतलब है सेक्स की पावर 1 है। ठीक है, सो ऐसी टर्म्स जो हैं, ऐसी जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो हैं, वो पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन कर लो, ये a - 2 नहीं है बल्कि a = 2 है, यहाँ पे टाइपो हुआ है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, सिंपली प्लग इन कर देंगे। a अगर 2 है तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a × b है, a जो है वो 2 है, b की वैल्यू -3 गिवन है, प्लस c का स्क्वायर हो रहा है, c जो है 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 का स्क्वायर इज 4, 2 - 3 इज -6 और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर जो है वो 16 आ जाएगा। 4 में से 6 चला जाएगा, सो -2 आ जाएगा, प्लस 16 तो ये जो है वो 14 आ जाएगा मेरे पास। सो ये जो है ये 14 आ जाएगा। तो बहुत ही इजी है ये, इसका आंसर जो है वो मेरे पास 14 आ गया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सेंटेंस। इनमें से कौन सा जो है वो आपके पास एक ओपन सेंटेंस है? ठीक है, सो ओपन सेंटेंस जो है ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसके अंदर कम से कम एक वेरिएबल हो, यानी एक वेरिएबल जो है ना वाली टर्म जो है वो उसमें पड़ी हो, तो किसी और में वेरिएबल टर्म नहीं पड़ी। सो इसमें ये एक्स एक वैसा वेरिएबल पड़ा हुआ है, सो दिस इज नोन एज ओपन सेंटेंस। ठीक है, आगे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ 3x - 6 इज। बहुत इजी है, एक्स की जगह पे 2 पुट कर लोगे, जब 3 × 2 पुट करोगे -6, तो 6 - 6 0 आ जाएगा। आगे पूछ रहा है इसमें से कांस्टेंट टर्म कौन सी है। सो ये दोनों वेरिएबल टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -4 है। सम पूछ रहा है x + 7y - 3 का। सो x + 7y - 3 और 6x - 2y + 5 को जब आप सम करोगे तो x वाली टर्म्स x में, y वाली y में, और कांस्टेंट्स जो है वो कांस्टेंट्स में ऐड होंगे। तो 6x में जब x ऐड होगा तो आ जाएगा 7x, और 7y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे रख के सॉल्व करवा देता हूँ, वैसे तो इतना कोई मुश्किल नहीं था ये। 6x - 2y + 5 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आएगा 7x + 5y, और ये आ जाएगा मेरे पास +2। सो 7x + 5y + 2। ठीक है, अच्छा जी, आगे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये तो रॉन्ग है, 8 + 9 17 18 नहीं होता, ये भी रॉन्ग है। तो ये बहुत ईजी सा है,
ठीक है। सो इसमें से जो ट्रू स्टेटमेंट है वो सिर्फ यही है, 13 + 12 को ऐड करें तो 25 आता है। ठीक है जी। 3xy का क्या मतलब है? क्या एक्स वाई इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई? नहीं, इसका मतलब तो एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब होता है। ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस, नहीं, इसका मतलब 3x + 3y होता है। एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई को ऐड करोगे तो 3 टाइम्स x + y, 3 टाइम्स xy बन जाएगा। सो इसका मतलब जो है वो ये होगा। अच्छा जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल लीनियर इक्वेशन? अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर करेक्शन कर लो। ठीक है, नन ऑफ द अबव कर लो, इसको नन ऑफ द अबव कर लो। पूछा था ना कि कौन सी सिंपल लीनियर इक्वेशन नहीं है। सो सारी की सारी लीनियर इक्वेशन है। क्यों? लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो है 1 होती है, वेरिएबल की पावर 1 होती है। तो इस इक्वेशन में भी वेरिएबल्स दो हैं, चाहे एक्स और वाई है, पावर 1 है। इसमें एक ही वेरिएबल है, पावर वेरिएबल की 1 है। इसमें भी एक ही वेरिएबल है, पावर 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन जो है वो आपके पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है। क्वोशंट ऑफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 is 5। एक नंबर है, लेट से वो एक्स है नंबर, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमेन क्वोशंट जो है वो 5 बचता है। हम क्वोशंट लिखते होते हैं, जैसा मैंने भी बताया था ना कि 30 को 30 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 है जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो क्वोशंट होता है। तो इक्वल्स टू द क्वोशंट होता है। सो एक नंबर है एक्स, जिसको 4 से डिवाइड किया तो क्वोशंट जो है वो 5 यूं लिखा जाएगा। तो क्वोशंट क्या होगा? ठीक है, क्वोशंट कैसे लिखा जाएगा? क्वोशंट यूं लिखा जाएगा, मैंने एक्स लिया, उसने नंबर को टी ले लिया। उसके अंदर नंबर ऑफ ब्रैकेट सिंप्लीफाई द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, मिनिमम नंबर ऑफ ब्रैकेट जो है ना किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वो 2 हो सकती है। ठीक है। सो ये एक मैथमेटिक्स का रूल है। वो एक लॉजिकल सा क्वेश्चन है, इसकी क्या मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं। द नंबर अपेयरिंग बिफोर द वेरिएबल इज कॉल्ड, ये भी एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। कहता है कि वेरिएबल के साथ जो नंबर पहले चिपका हुआ होता है, जो लिखा हुआ होता है, वो उसका क्या कहलाता है? अगर एक नंबर 4x लिखा हुआ है, या टर्म 4x लिखी हुई है, तो उसमें 4 जो है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। इनका प्रोडक्ट क्या होगा? अगेन इजी सा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट जब आप ऐसे नंबर्स का लेते हो तो क्या करोगे? ये ब्रैकेट्स हैं बाय द वे, ठीक है, ये ब्रैकेट्स हैं। सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, नहीं कोफिशिएंट कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे। 6 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर x4 के साथ होगा तो x2.x4 हो जाएगा। दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम हो, पावर ऐड होती है, पावर ऐड होके 6 की पावर x6 हो जाएगी। ठीक है जी। अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 52, 52 में से नंबर माइनस हो रहा है। सो 52 में से x को जब माइनस करेंगे, आई स्टिक टू द स्टेटमेंट, मैं दोबारा पढ़ देता हूं। अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 52, सपोज वो नंबर जो है वो x है, 52 में से x को माइनस किया, रिजल्ट को आपने 6 से डिवाइड किया, तो आंसर जो है वो ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर है। अब इक्वेशन वन की सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे। सो ये आ जाएगा 12x माइनस एक्स है, यहाँ पे उधर चला जाएगा, उसके पास ऐड होकर 13x इज इक्वल टू 52 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सो द नंबर इज 4। सो दैट इज वाई 4 इज द राइट चॉइस। इजी सा नंबर है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, सॉरी, आगे सिंप्लीफिकेशन करनी है, कर लेना आप लोग। 8a² b का क्यूब है डिवाइडेड बाय 24a का क्यूब b का स्केयर पड़ा हुआ है, 20 के साथ b क्यूब कैंसिल होगा तो यहाँ पे b आ जाएगा, स्केयर के साथ क्यूब कैंसिल होगा तो नीचे a आ जाएगा, 8 वन जा और ये 3 जा आ जाएगा। सो ऊपर आ जाएगा मेरे पास b, नीचे आ जाएगा मेरे पास 3 ऑफ a। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी इजी है, कहता है आफ्टर एलिमिनेटिंग x फ्रॉम x माइनस पी इज इक्वल x माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 0 एंड 4x + 2y इज इक्वल टू पी क्यू वी गेट। अगर इसमें से आप x को एलिमिनेट करोगे तो क्या आएगा? यानी इन इक्वेशन में से x को खत्म कर देना, बहुत इजी है। यहां से आप x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू पी क्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर देते हैं। 4x + 2y था ना ये, सो 4x की जगह पे पी क्यू आ जाएगा, 4 टाइम्स पी क्यू प्लस 2y इज इक्वल टू जो है वो मेरे पास इज इक्वल टू पी क्यू बन रहा है। अच्छा, अब देखते हैं इसमें राइट ऑप्शन कौन सा बन रहा है। राइट ऑप्शन बच्चों ए बन रहा है, क्योंकि ये पी क्यू जो यहाँ पे ऐड हो रहा है, जब मैं उसको वहां लेके जाऊंगा माइनस हो जाएगा। 4 पी क्यू में से 1 टाइम्स पी क्यू माइनस होगा तो 3 टाइम्स पी क्यू रह जाएगा प्लस 2y। क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर एग्जामिनर आपको ये कह रहा है कि द फॉलोइंग डिटेल इज द प्रोडक्ट्स दैट डैमेज एट अ पेपर मिल ड्यू टू ब्रेकेज। ये इन प्रोडक्ट्स की डिटेल है जो कि डैमेज हो गई एक पेपर मिल के अंदर, यानी टॉयलेट पेपर जो है वो 132 उनकी फ्रीक्वेंसी है, हैंड टॉवल्स 85 डैमेज हुए, नैपकिन 43 हुए और बाकी प्रोडक्ट जो 50 के करीब डैमेज हुए। कह रहे हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हैंड टॉवल्स क्या है? अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हैंड टॉवल्स की कैसे निकालेंगे हम
कि जितनी भी टोटल प्रोडक्ट्स डैमेज हुई हैं हम उन सबको ऐड कर लेंगे, यानी 132 में ये 85 ऐड कर लेंगे, 43 ऐड कर लेंगे, 50 ऐड कर लेंगे, ये सारे के सारे हम ऐड करेंगे और जितने भी हैंड टॉबल्स हैं उनसे हम डिवाइड कर लेंगे अगर हम हैंड टॉबल्स की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। ठीक है, सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना जो इसकी बनेगी वो बनेगी 85 डिवाइडेड बाय जो इन सब का सम होगा। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप यूँ निकालोगे। खैर ये थोड़ा सा कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन इसकी जो है बहरहाल मतलब ये तो जहाँ पे आया ही ऐसा है कि ये कैलकुलेटर बेस है, आपके पास वहाँ पे ऐसा होगा कि क्योंकि कैलकुलेशन इजीली आप कर ही लोगे। ठीक है, खैर इसकी भी कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं है, फिर सम कर लेना पहले, उसके बाद कैलकुलेशन जो है उसकी हो ही जाएगी आपके पास। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहता है द नंबर अलोंग द साइड ऑफ द बार ग्राफ आर। जो हम साइड ग्राफ बार ग्राफ के साइड्स के ऊपर जो हम नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो आप उसका स्केल ले रहे होते हो, वो स्केल कहलाते हैं। सो स्टार्ट से रिलेटेड जो है रेलिवेंट जो है ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 53 है, एग्जामिनर ने आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो आपको कह रहा है कि ठीक है उसने बता दिया आपके पास 5 to 9 वाली 14 है फ्रीक्वेंसी, 10 to 14 वाली 28 एंड सो ऑन। फ्रॉम द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड क्लास इज, देखो ये फर्स्ट क्लास है आपकी जो उसने पहली क्लास बनाई 5 to 9, 10 to 14, सेकंड बनाई, थर्ड क्लास ने बनाई 15 to 19, उसकी फ्रीक्वेंसी पूछा था, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 है। तो बेसिकली डाटा रीडिंग का क्वेश्चन था कि फ्रीक्वेंसी जो है उसने पूछ लिया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं जो पाए ग्राफ होता है उसमें एंगल्स का सम कितना होता है। सो पाए ग्राफ आगे बना भी हुआ है हमारे पास, ये पाए ग्राफ होता है। सो पाए ग्राफ में जो टोटल सम होता है ना वो हमेशा 360 डिग्रीज ही होता है एंगल्स का। हम देखते हैं कि लेट से इसका इतने डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, तो फिर हम उसको कन्वर्ट करते थे इनटू द, हम उसकी रेशो ले लेते थे, यानी टोटल 360 है, लेट से इसका एंगल 45 डिग्री बन रहा है, 45 बाय 360 में 100 करते थे तो हमारे पास यू परसेंटेजेस जो हैं वो इसके अंदर पाए ग्राफ के अंदर बनते हैं। बहरहाल पाए ग्राफ जो होता है, ठीक है, उसका जो एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री ही होता है। अगेन एक फ्रीक्वेंसी टेबल आपके पास गिवन है, एक टेबल आपके पास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ स्कूल टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट गेम्स। सो एग्जामिनर कह रहा है कि 50 स्टूडेंट्स जो है दे आर सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट गेम्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप इज प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एज ग्रुप में जो आए हैं, ठीक है, उनका उनका बनाया हुआ है, यानी 1 to 5 ईयर्स के 5 स्टूडेंट्स हैं, 6 to 10 ईयर्स के 15 है, 11 to 15 के 10 है, 16 to 20 के 8 हैं, 21 to 25 के जो स्टूडेंट्स हैं दे आर 12। तो पूछ रहा है द क्लास इंटरवल इन द अबव फ्रीक्वेंसी टेबल इज। तो क्लास इंटरवल क्या, क्लास इंटरवल कैसे आप निकालोगे, तो डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप एक क्लास के अंदर देखो तो उसकी अपर बाउंड्री 5 है, लोअर बाउंड्री 1 है, 4 है, 10 है, -6 है, 4 है। सो जो क्लास इंटरवल कैसे होता है, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री, तो वो जो है आपके पास 4 आ रहा है। अच्छा एक पाई चार्ट है, कहता है जब फॉलोइंग पाई चार्ट गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ मच वाटर डू वी यूज विच सोर्स हैज मैक्सिमम यूटिलिटी, यानी सबसे ज्यादा पानी हम कहाँ यूज कर रहे हैं। तो पता हमें चल रहा है, अगर हम इसको देखें तो टॉयलेट जो है वो 26.7% है, लीकेज की वजह से 13.7% वाटर जो है वो ज़ाया हो रहा है, क्लोथ्स जो है वॉशर के अंदर वो क्लोथ वॉशिंग के लिए 21.7% हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है, ठीक है, वो टॉयलेट के अंदर जो वाटर जो है वो यूज हो रहा है, दैट इज 26.7%। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको टॉयलेट मार्क किया। इन बार ग्राफ द विड्थ ऑफ द बार ग्राफ शुड बी इक्वल। हाँ, अगर आप बार ग्राफ बना रहे हो यूं, अगर आप बार ग्राफ बना रहे हो तो इनकी विड्थ जो है दे शुड बी इक्वल, ठीक है ना, उनकी जो विड्थ है वो इक्वल होनी चाहिए। लेट से ये 5 to 10 जा रहा है तो अगले के बीच में भी 5 का डिफरेंस होना चाहिए। सो जो उनकी विड्थ है, जो उनकी चौड़ाई होती है बार ग्राफ की, दे शुड बी इक्वल। ठीक है, तो स्टार्ट से रिलेटेड एलिमेंट जो है क्वेश्चन था स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स। अगेन एक फ्रीक्वेंसी टेबल है, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 to 60 वाले की पूछा है, 15 है, बहुत ही इजी था क्वेश्चन ये। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री क्या बन रही है इसमें, तो लोअर क्लास बाउंड्री 30 to 40 वाले की 30 बन रही है। अच्छा अब एक क्वेश्चन है, कहता है कि इन द गिवन स्वीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट फेवरेट स्वीट ऑफ अली। सो लीस्ट फेवरेट स्वीट ऑफ अली जो है वो कौन सी है, एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है। सो लीस्ट फेवरेट जो स्वीट है अली की वो टॉफी है। कैसे, अगर आप इनको डिवाइड करते हो, ठीक है, तो 76/100 जो है ये बनता है 0.76, 20/100 बनता है 0.20, 57/100 बनता है 0.57, 88/100 बनता है 0.88। सो सबसे जो लीस्ट फेवरेट है उसकी जो वेटेज बन रही है वो टॉफी की बन रही है, दैट इज 0.2।
पाई ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलर ग्राफ, होता है वो सर्कुलर फॉर्म में। द परसेंटेज ऑफ 90 पेंसिल्स आउट ऑफ टोटल 360 एसेसरीज, बहुत इजी है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, सो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इजी क्वेश्चन कैसे है, इजी क्वेश्चन ऐसे है वो कि टोटल 360 एसेसरीज हैं, 90 उसमें से पेंसिल्स हैं, परसेंटेज निकाल दें, सिंपल है, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 के टेबल से पढ़ते हैं हम लोग, तो 9 10 जा 90, सो 9 4 जा 36, 100 आ जाएगा ऊपर, 10 10 जा 100, 100 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 25%। सो इन बार ग्राफ द विड्थ ऑफ बार्स, ये क्वेश्चन ऊपर भी रिपीट हुआ हुआ है, आई डोंट नो एग्जामिनर ने क्यों क्वेश्चन के अंदर रिपीट किया हुआ है। सो द बार ग्राफ जो विड्थ होती है दैट इज इक्वल। अच्छा, ये जो सारे का सारा प्रोसेस है टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ मैनेजेबल वे टू ऑब्टेन यूजफुल रिजल्ट्स इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ये जो सारे का सारा अभी हमने ऊपर क्वेश्चन हैंडल किए हैं, जो उसने एग्जामिनर ने पूछे हुए थे, जो सैंपल पेपर था एनटीएस का, इसके अंदर जो उसने पूछे हुए थे, इसके अंदर जो है आप बेसिकली इंफॉर्मेशन हैंडलिंग आपके लिए इजी होती है, आपके लिए डाटा को इंटरप्रेट करना, उसको इंफॉर्मेशन को हैंडल करना, समझना आपके लिए इजी होता है। अगर आप देखो ना, तो अगर ये लेट से, जिस तरह अगर मैं वापस आता हूँ क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर, सो क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर मेरे लिए बड़ा इजी था कि जो स्कोर किया है 0 से 20 के बीच का स्कोर जो है, वो स्कोर करने वाले 5 स्टूडेंट्स थे मेरे पास। ये यहाँ पे मेरे पास इस टेबल से बड़ा क्लियर था, बड़ा एविडेंट था। सो 20 से 40 के बीच में स्कोर किया था 10 स्टूडेंट्स ने, 40 से 60 के बीच में स्कोर किया था 15 स्टूडेंट ने, 60 से 80 के बीच में स्कोर किया था 20 स्टूडेंट्स ने। तो पता चला कि डाटा रिप्रेजेंटेशन आपके लिए, डाटा हैंडलिंग को, इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना आपके लिए ईजी बना देता है। आप क्रिकेट मैच देख रहे हो तो अक्सर उसके अंदर जो है ना वो ग्राफ्स बने होते हैं, जिसके अंदर वो रन रेट बता रहा होता है कि इनिशियली पहले 5 ओवर्स में इतना था, अगले नेक्स्ट 5 to 10 ओवर्स का इतना है, 11 to 15 ओवर्स का इतना है, और फिर इस तरीके से है। इसी तरीके से फॉल ऑफ विकेट्स का भी ग्राफ होता है। सो आप अगर उस ग्राफ को देखते हैं तो आपको क्लियर आइडिया हो जाता है कि मैक्सिमम स्कोर किस ओवर के अंदर हुआ है, मैक्सिमम विकेट्स किस ओवर के अंदर गिरी हैं। सो आपके लिए इस डाटा का ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जो है बहुत ज्यादा ईजी बनाता है। अच्छा, आगे जो क्वेश्चन नंबर 67 है वो भी मोर और लेस ऐसा ही है, ऐसी डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। फाइल अटैच्ड है आपके पास, जो है आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, सो वहां से उसको कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 68 है, एंगल का क्वेश्चन है। अगेन सैंपल पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन है हमारी यूनिवर्सिटी से रेलिवेंट है, जिनकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो कहता है इन द गिवन ट्राइंगल मेजर ऑफ एंगल सी इज, मेजर ऑफ एंगल सी पूछता है, एंगल सी यहाँ पे है। अगर आप इस फिगर पे गौर करोगे तो ये एंगल 40 डिग्री है, और ये बता रहा है आपको कि ये एंगल 90 डिग्री है। ये जो अगर यूं रिप्रेजेंट होता है तो इसका मतलब है कि ये एंगल जो है यहाँ पे 90 डिग्री है। We know that the sum of angles of a triangle is always 180 degree. So angle A plus angle B plus angle C जब आप करोगे, so answer should be equal to 180 degree. तो यहाँ पे जो angle A है that is 90 degree, angle B is 40 degree, एंगल सी निकालना है। सो 180 में से इन दोनों का सम हो जाएगा मेरे पास 130। 130 जब वहां से जाके 180 में से माइनस करोगे आप, तो एंगल सी जो है पीछे आपके पास 50 डिग्री रह जाएगा। सो एंगल सी जो है उसकी वैल्यू जो है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज 50 डिग्री। अच्छा, अगेन रेलिवेंट क्वेश्चन है, एनटीएस बेस्ड क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन बड़ा ही रेलिवेंट क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स से भी। A triangle whose all sides are not equal is called। अच्छा, ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं ना, उसको आप स्केलिन ट्राइंगल कहते हो। मैं बता देता हूँ, ऐसा एंगल जिसमें 3 साइड्स आर अनइक्वल, वो जो है आपके पास स्केलिन कहलाता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर आपके पास 2 साइड्स और 2 एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। सब आपके पास 2 साइड्स या 2 एंगल्स इक्वल हों, तो ऐसा ट्राइंगल जो है आपके पास बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो ये होता है जिसमें 2 साइड्स या 2 एंगल्स जो है वो आपके पास इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा होता है कि ऑल द 3 साइड्स एंड ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल। ऐसे ट्राइंगल को आप जो है राइट एंगल ट्राइंगल कहते हो, वो सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हो, यानी जिसके अंदर तीनों साइडें और तीनों एंगल्स आपके बराबर है, वो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है, आप सबको पता है, बहुत ईजी है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो, ऐसा ट्राइंगल जो है वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। एक ही एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा एंगल जो है वो 90 डिग्री के नहीं हो सकते, क्योंकि सम जब उन्होंने 3 एंगल ने 180 बनाना है, तो एक 90 का हो गया तो बाकी दो का सम जो है वो मिला के 90 होगा, तो टोटल सम तीनों का 180 होगा। तो उसका मतलब है बाकी दो जो है वो 90 से छोटे होंगे अगर एक 90 का आ गया।
तो आई होप सो, मैं ये जो मैंने आपको टाइप्स बता दी रिप्रेजेंट करने के लिए आपको समझ आ गई। इसके अलावा जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जी एक्यूट एंगल क्या है। एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 से बड़ा होता है लेकिन 90 से छोटा होता है। जो एग्जैक्ट 90 का होता है वो तो राइट एंगल होता है, मैंने आपको बता दिया। सप्लीमेंट्री जो है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। और ऑब्ट्यूज जो होता है वो 90 से जो है 180 के बीच का, वो जो 180 डिग्री एग्जैक्टली जो है वो जो है आपके पास कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। और 90 से 180 का या 90 से बड़ा जो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल, ट्रायंगल जो है वो, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। ट्रायंगल की तो बात नहीं करेंगे, उस एंगल को जो आप ऑब्ट्यूज एंगल कहते हो, ठीक है। सो ये भी मैंने बता दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मैं आपके लिए कहते हो तो जूम कर देता हूँ। इसमें एग्जामिनर आपको कह रहा है कि मेजर ऑफ एंगल सी जो है वो 40 डिग्री है। मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी क्या होगा? सो अगर ए ओ सी की बात कर रहे हैं तो हम एंगल ओ की बात कर रहे हैं, ए से आ रहे हैं और सी की तरफ जा रहे हैं। सो एंगल ए ओ सी ये एंगल बनता है। सो एंगल सी 40 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो अंदर वाला एंगल है कितना बनेगा? 90 में आप जब 40 को ऐड करोगे तो ये बनता है 130। टोटल 180 होना चाहिए। 180 में से बच्चों जब 130 को माइनस करोगे पीछे 50 बनेगा। तो पता चला ये जो एंगल है, ठीक है ना, ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल जो है वो 50 डिग्री है। ये 50 डिग्री है। अब ये स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पे। अगर मैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूँ, अगर मैं स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ लेट से, तो ये जो लाइन है ना, ये मेरे पास ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है आपको कैसे बनी है, तो इसके ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं। ये 50 वाला भी, ये 50 वाला, ये जो 50 वाला है ये भी, ये जो 50 वाला था ये भी, और ये जो एंगल एओसी है इस पे भी। अब एक स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्रीज होता है। तो 180 डिग्रीज में से अगर ये एंगल 50 था तो ये जो पीछे रिमेनिंग है 130 आ जाएगा, क्योंकि 180 में से जब 50 माइनस हो गया तो पीछे जो रिमेनिंग बना बचा वो 130 डिग्रीज जो है वो आपके पास बचा है। सो दैट इज वाई इसका एंगल, इसका जो आंसर है वो 130 डिग्रीज था। सो इजी क्वेश्चन था, इतना कोई ज़्यादा ओवर डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें इशू हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है स्ट्रिंग 12 सेंटीमीटर लॉन्ग इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्केयर। एक स्ट्रिंग है 12 सेंटीमीटर लेंथ की है, आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि उससे आप स्केयर बनाओगे। तो बताओ जब आप उससे स्केयर बनाओगे तो हर साइड की लेंथ कितनी होगी? देखो 12 है, एक स्केयर की 4 साइड होती हैं और फोर की 4 इक्वल होती हैं। सो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो वो 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 की अगर एक साइड होगी तो मैं स्प्रिंग से बना सकता हूँ। सो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एरिया? अच्छा इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट के अंदर मेजर होता है। तो ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है क्यूबिक में, ऊपर उसकी रेज टू द पावर 3 है। एरिया हमेशा स्केयर में होता है। हाँ, या फिर ये क्वेश्चन हो सकता था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ एरिया। एरिया का यूनिट इसमें से ये बन रहा है, ये जो तीनों है ना, क्योंकि इनमें क्यूब है तो ये वॉल्यूम के यूनिट बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था, पता नहीं एग्जामिनर इसमें क्यों एम्बिग्युइटी की है। ठीक है, सो आगे भी क्वेश्चन इसी तरीके से उन्हीं फिगर से रिलेटेड है जो मैं पहले करवा चुका हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, ठीक है। ये सारा फार्मूला शीट के अंदर भी गिवन है। 1/2 बेस इनटू हाइट, या उस तरीके से करना है क्यूबॉइड है। इसको अलावा जो है वो इजी क्वेश्चन थे, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं गया। सरफेस एरिया क्यूब का बताना है, अच्छा, जिसकी साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है। चलें इसको मैं करवा देता हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन में से है ये, ठीक है। क्यूब मैंने बताया ना कि ऐसा होता है। अब क्यूब में और क्यूबॉइड में फर्क क्या होता है कि क्यूबॉइड की बेस जो होती है वो रेक्टेंगुलर होती है, और क्यूब की जो बेस होती है वो स्केयर होती है। खैर वो स्केयर हो या रेक्टेंगल हो, लेंथ इनटू ब्रेथ करके ही उसकी बेस का एरिया आ जाता है, साथ आप हाइट से कर लेते हो। लेकिन खैर क्यूब के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये साइड इसकी 3 है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 3 बताई हुई है, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। सो पूछ रहा है कि सरफेस एरिया क्या होगा। अच्छा, अब ये जो बायर वाले स्केयर्स है ना, ये जो बायर फ्लैट प्लेन्स बन रहे हैं स्केयर्स में, ये इन सबको सम करेंगे तो आउटसाइड टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये कितने फेसेस बनते हैं? एक ये फ्रंट फेस बनता है, एक बैक बनता है, 2 हो गए, एक टॉप बनता है, 3 हो गए, एक बॉटम हो गया, 4 हो गए, एक ये साइड का हो गया, वो आपके पास 5th हो गया, और ये 6 हो गया। तो 6 फेसेस बनते हैं इसके। अब एक फेस का एरिया कितना बनता है? 3 × 3 9 बनता है। सो 6 × 9 जब करेंगे तो ये 54 आ जाएगा। सो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इसका एरिया बन रहा है। कहता है 2 वर्टिकल एंगल्स मेजर 80 डिग्री
and 4x. How many degrees are there in the x? So वर्टिकल एंगल दोनों जो है वो कहता है जो दो है उनका सम जो है वो 108, वो उनका जो उनकी जो वैल्यू है 80 डिग्री और 4x बन रही है। तो वर्टिकल एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो 80 डिग्री आपस में वर्टिकल है तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। x की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 20 डिग्री आ जाएगा। अगेन वही रेडियस वाला क्वेश्चन आ गया। सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बहुत दफा बताया हुआ है। 2 पाई r लग जाएगा। रेडियस गिवन है, रेडियस 14 है, यहाँ पे पुट कर लेंगे 2 इंटू 22/7 ले लो पाई को, अगर कैलकुलेशन में इशू आ रहा है। r 14 है, 7 1 जा 7, 2 जा 4, 4 को 22 करोगे तो 88 आ जाएगा। पाई रेशो क्या होती है? पाई इज द रेशो बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस। वो इसी फार्मूला से ही बल्कि पता चल रहा है। अगर मैं यहाँ से पाई की वैल्यू निकालूं तो रेडियस यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। c इज इक्वल टू 2 पाई r जो रिलेशनशिप है। अगर पाई निकालूं तो सर्कमफ्रेंस बाय r जो है वो बाय 2r जो है वो पाई कहलाता है। ठीक है। सो 2r क्या होता है? 2r जो है वो रेडियस नहीं होता, 2r डायामीटर बन जाता है। सो राइट ऑप्शन है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की जो रेशियो है वो पाई कहलाती है। क्योंकि सर्कल के अंदर ये हाफ जो होता है सेंटर तक ये रेडियस होता है। अगर आप इसको कंप्लीट ले लेते हो तो ये पूरा का पूरा डायामीटर होता है। यानी डायामीटर जो है वो r/2 होता है। तो r जो है वो सॉरी, डायमीटर/2 आप करो तो रेडियस होता है। सो डायमीटर जो है वो 2 टाइम्स आपके पास r हो जाता है। सो 2 टाइम्स r जो है वो आपके पास डायमीटर कहलाता है। तो सर्कमफेरेंस जो है वो हमारे पास यहाँ पे d आ जाएगा। सो सर्कमफ्रेंस बाय डी। तो पाई जो रेशियो है वो किसके बीच के? सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर के। तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट होता है लेकिन ट्रिकी कर देते हैं वो क्वेश्चन का। सर्कमफ्रेंस का आगे फार्मूला पूछ लिया है। बहरहाल इजी क्वेश्चन है। कॉर्ड के हैं बाइसेक्ट। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को, जहाँ पे कॉर्ड का जिक्र है किस क्वेश्चन में है? इस वाले क्वेश्चन में कॉर्ड का जिक्र है। ठीक है। सो कॉर्ड जो होती है ना वो ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के सेंटर से नहीं गुजरती है। अगर वो सर्कल के सेंटर से गुजरी तो वो कॉर्ड नहीं होती, फिर वो डायामीटर होता है। सपोजली अगर ये सर्कल के सेंटर से गुजरा तो वो फिर डायामीटर होता है। तो बहरहाल ये जो था कॉर्ड का कॉन्सेप्ट भी मैंने दे दिया। अब आते हैं जो थोड़े से यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ऐसे लग रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि थोड़े से आपको ट्रिकी लगेंगे, तो मैं उनकी डिटेल्स में चला जाता हूँ। सो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हमारी जो प्रेप है उसके बड़ा ही रेलिवेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा ट्रिकी लगता है नहीं है ट्रिकी अगर तरीके से करोगे। कहता है टाइपिस्ट कैन टाइप 60 वर्ड्स पर मिनट। एक टाइपिस्ट है जो कि 1 मिनट के अंदर 60 वर्ड्स को टाइप कर सकता है। कितने टाइपिस्ट हमें चाहिए होंगे कि अगर हमने 43,200 वर्ड्स की एक बुक को 6 आवर्स के अंदर टाइप करना है? तो एग्जामिनर ने जो हमें रेट दिया है टाइपिस्ट का वो 60 वर्ड्स पर मिनट है। वो 60 वर्ड्स पर मिनट है। अब अगर आप देखो तो 1 आवर में कितने मिनट्स होंगे? ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट्स होंगे। तो 6 आवर्स में आपके पास कितने मिनट्स हैं? 6 आवर में आपके पास 6 इंटू 60 कर लेंगे। 6 इंटू 60 करेंगे 36, 360 मिनट्स होंगे मेरे पास। 360 मिनट्स हैं। तो एक टाइपिस्ट जब 1 घंटे में 1 मिनट में 60 वर्ड्स लिख रहा है तो 6 घंटों में जो उसके पास मिनट्स हैं, अगर मैं मिनट्स की बात करूं तो जो उसके पास मिनट्स हैं वो 360 मिनट्स हैं। अब वो 1 मिनट के अंदर चूंकि 60 वर्ड्स टाइप करता था, अगेन इसको 60 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये क्यों करवाया? ये अब मैं वर्ड्स निकालूं, ये तो मिनट्स निकाले मैंने, अब मैं वर्ड्स निकालने जा रहा हूँ कि 6 घंटे में वो कितने वर्ड्स टाइप करेगा। ठीक है। तो 36 को जब मैं 6 से करूंगा तो 6 6 36 का लगेगा यहाँ पे 6। ठीक है। 3 कैरी चला जाएगा। 6 3 सा मेरे पास 18 आ जाएगा। 18 में मैं 3 ऐड करूंगा 216 आ जाएगा। आगे 2 जीरो हैं तो 21600 वर्ड जो है ना टाइप करेगा। तो एक टाइपिस्ट 6 घंटे में 21,600 वर्ड्स जो है वो टाइप कर रहा है। सो हमने कितने वर्ड्स टाइप करने हैं? हमने 43,200 वर्ड्स को टाइप करना है। जबकि एक टाइपिस्ट टाइप करता है 6 घंटे में 21,600 वर्ड्स। डिवाइड कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। दी जीरोस विल गेट कैंसिल विद जीरो। 216 टू जा जो है 432 होता है। तो हमें 2 टाइपिस्ट जो है वो चाहिए होंगे। सो 2 टाइपिस्ट हमें चाहिए। तो ओवरव्यू दे देता हूँ। 6 घंटे थे, 6 घंटों में क्योंकि 6 आवर्स हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो टोटल मिनट्स आ गए 360। अब वो चूंकि उसका टाइपिंग रेट 60 वर्ड्स पर मिनट है, मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो पता चला कि एक टाइपिस्ट जो है 6 आवर्स के लिए कॉन्टिन्यूस टाइपिंग करता है तो 21,600 वर्ड्स को टाइप कर सकता है। टोटल हमने जो वर्ड्स टाइप करने थे वो 43,200 वर्ड्स टाइप करने थे। हम उन एक टाइपिस्ट के वर्ड से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब हमें 2 टाइपिस्ट चाहिए क्योंकि एक टाइपिस्ट इतने वर्ड 6 घंटों में टाइप करता है। अगर हमने 6 घंटों में 43,200 वर्ड्स की बुक टाइप करनी है तो वी नीड टू हैव 2 टाइपिस्ट टू
टू राइट और टाइप दैट बुक। ठीक है जी, ये क्वेश्चन था। अच्छा, अगले क्वेश्चन के अंदर उसने चॉइसेस के अंदर थोड़ा सा एग्जामिनर ने फिर कुछ गड़बड़ की हुई है, इसलिए मैंने उसको अगेन येलो में मार्क किया हुआ है। डिवाइड 40 बाय हाफ एंड एड 10, द आंसर विल बी। देखो 40 को जब आप हाफ से डिवाइड करोगे, हाफ होता है 1/2 से डिवाइड करोगे, और फिर उसके आंसर में 10 ऐड करोगे तो क्या आता है, साथ उसमें आप 10 ऐड करोगे। सो 40 को जब 1/2 से डिवाइड करोगे, या 0.5 भी हाफ होता है ना, 0.5 को भी तो हाफ कहते हैं, उससे जब आप डिवाइड करोगे, चाहे 40 को 0.5 से डिवाइड करो, चाहे 1/2 से डिवाइड करो, ये जब आप सॉल्व करोगे ना, टू सबसे नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। सो 10 + 80 हो जाएगा, जब उसमें 10 ऐड होगा तो 90 आंसर आता है। यहाँ पे उसने स्टेटमेंट तो ठीक दी हुई है, आंसर गलत दिए हैं। सो 90 इसका आंसर आता है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ऐसे क्वेश्चन लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी मैंने करवाए हुए हैं, क्योंकि बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक और फिर करवा देता हूँ। कहता है 4 स्वीपर्स कैन क्लीन अ स्कूल इन 60 डेज। ठीक है, 4 स्वीपर्स जो है वो 60 डेज में स्कूल को क्लीन करते हैं। तो टोटल वर्क मैंने बताया था कल भी कि ऐसे सिचुएशन में टोटल वर्क निकाल लिया करो। टोटल वर्क यहाँ पे बनेगा 4 × 60, 4 × 60 करोगे तो 240 बनेगा यहाँ पे टोटल वर्क। सो टोटल वर्क जो बनता है वो 250 उसकी वैल्यू बनती है। हाउ मेनी स्वीपर्स विल बी रिक्वायर्ड टू टू क्लीन द सेम स्कूल इन 20 डेज। अब आप अपने डेज को जो है ना वो कम करने जा रहे हो। जब आप डेज को कम करने जा रहे हो तो नंबर ऑफ डेज से उस वर्क को डिवाइड कर दो, क्योंकि ये वर्क मैंने कैसे निकाला है, बेसिकली ये वर्क मैंने निकाला है स्वीपर्स इनटू डेज करके। ठीक है। सो ये वर्क के लिए कितना स्वीपर्स पर डे चाहिए, मैंने वो रेशो निकाली थी। अब मैं इसको, चूंकि उसने कहा डेज 20 करने हैं, 20 से डिवाइड करके देख लो, 2 1 जा 2 3 जा, सो 12 जो है ना मेरे पास स्वीपर जो है चाहिए होंगे। अगर 12 स्वीपर्स आप ले लोगे तो 20 डेज के अंदर ही पूरे का पूरा स्कूल क्लीन हो जाएगा। द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 4:1। सो रेशो मिल्क टू वाटर जो है 4:1 है। मिल्क रेशो वाटर जो है 4:1 है। अगर 8 लीटर्स ऑफ मिल्क है, सो अब यहाँ पे भी मैं मिल्क रेशो वाटर ही पहले लूंगा। सो अगर 8 लीटर्स मिल्क है, सो वाटर की रेशो x फाइंड आउट करनी है। रेशो निकालते हुए जो कॉर्नर्स वाले होते हैं, जो एक्सट्रीम्स पे होते हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और मीन्स वाले आपस में होते हैं, जिसको आप बचपन में कहते थे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 4 × x हो जाएगा और 8 × 1 हो जाएगा। सो 4x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 लीटर्स आ जाएगा। तो आपको 2 लीटर्स ऑफ वाटर जो है उसके साथ चाहिए मिक्स करने के लिए। फाइंड द मिसिंग प्रोपोर्शन सीरीज है, आपके पेपर से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। 13 55 65 है। सो यहाँ पे 11 क्यों आएगा, मैंने ये सोचा कि हर एक नंबर को छोड़ के उसको 5 से मल्टीप्लाई कराया जा रहा है। नहीं, अगर 11 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको ठीक कर लो, मल्टीप्लाई का साइन है। अगर मैं 11 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक नंबर छोड़ के नेक्स्ट नंबर जनरेट हो रहा है 55। सेम काम यहाँ पे हुआ है, 13 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 65 हो रहा है। दैट इज वाई यहाँ पे 11 आता है। ऐसा क्वेश्चन लास्ट लेक्चर के अंदर हुआ था, उससे बड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। कहता है इन हाउस ऑफ 15% फूड वाज सफिशिएंट फॉर 30 डेज। अगेन ऐसे सिचुएशन में मैंने बड़ी इजी ट्रिक बताई हुई है कि आप टोटल नंबर निकाल लिया करो, जैसे मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी टोटल वर्क निकाल लिया था। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ मील्स जो है ना वो मैं निकाल लेता हूँ। अगर मैं टोटल मील्स बच्चों देखता हूँ तो 15 लोगों का 30 दिन का खाना है, तो टोटल नंबर ऑफ मील्स वो बनती है 15 × 30, 15 3 45, साथ में जीरो आ जाएगा, तो 450 मील्स है मेरे पास। अब 5 लोग चले गए, 5 लोग चले गए तो इसका मतलब है 10 लोग रह गए मेरे पास। जब -5 किया तो आई एम लेफ्ट विद 10 पीपल। अब 10 लोगों को वो कितने दिनों का खाना होगा, तो मील नंबर ऑफ मील्स तो उतनी ही है ना, लोग सिर्फ गए हैं। सो नई जो मील्स आएंगी वो 45 मील्स जो हैं वो आपके पास, 45 डेज सॉरी जो है, वो जो 450 मील्स हैं 45 डेज के लिए चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है स्ट्रीट हॉकर इज सेलिंग बनाना एट द रेट ऑफ 60 पर डजन। पर डजन, डजन के अंदर 12 बनानाज होंगे। सो एक बनाना की कॉस्ट पहले निकाल लेते हैं, दैट इज 5 रुपीज। तो अगर 60 रुपीज का डजन है बनाना तो 5 रुपए का एक बनाना है। तो एक बंदे ने 20 बनानाज लेने हैं, जब 5 रुपीज का एक बनाना 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 आ जाएगा, इजी था। लाइब्रेरी इज टू स्कूल एंड स्कूल इज टू, लाइब्रेरी इज टू बुक। लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं तो स्कूल में क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर होंगे, फिर बता रहा हूँ, सो इसलिए इनको भी कर लेते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमन सेड हिज ब्रदर्स father is the only son of my grandfather. How is the woman related to the man? एक औरत ने
एक तस्वीर की तरफ कहा। हिज ब्रदर का नाम लिया तो तस्वीर में इसका मतलब है कोई आदमी था। सो एक वुमन ने एक बंदे की तस्वीर की तरफ कहा कि इस बंदे का जो भाई है, का जो ब्रदर है, वो इज द ओनली सन, इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। यानी इस बंदे का जो भाई है वो मेरे दादा अब्बू का अकेला बेटा है। यानी तस्वीर में जो बंदा है उसके ब्रदर का फादर, बल्कि उसके ब्रदर का फादर, उसके ब्रदर का फादर जो है मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन है। अब ग्रैंडफादर का ओनली सन क्या हुआ? उसके अब्बू हुए, उसके अब्बू हुए। और बंदे के भाई के अब्बू की बात हो रही थी, तो ये बंदा इस औरत का भी क्या लगा? भाई लगा। तो ये उसकी सिस्टर है। हाउ इज द विमन रिलेटेड टू द मैन द फोटोग्राफ? वो उसकी सिस्टर है। ठीक है, तो मैं दोबारा इसको रिवर्स में बता देता हूं। एक विमन है जो एक बंदे की फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करके कहती है कि इस बंदे का, इस मैन का जो भाई है उसका जो फादर है, ठीक है, उसका जो फादर है, ये गिवन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट में गिवन है कि उसका जो फादर है, ये लिखा हुआ है उसका जो फादर है। मैं अब करके दोबारा बता रहा हूं। इस बंदे का जो फादर है, इस बंदे का, इस ये जो तस्वीर में बंदा है उसके भाई का जो फादर है वो मेरे दादा अबू का इकलौता बेटा है। तो मेरे दादा अब्बू का इकलौता बेटा, अगर मेरे दादा अब्बू का एक ही बेटा है तो वो मेरे अब्बू हुए, इस औरत के वो अब्बू हुए। सो ग्रैंड फादर का इकलौता बेटा है ये। और ये दोनों आपस में ब्रदर हैं, तो जिन दोनों का फादर है, तो फिर ये विमेन के साथ इसका रिलेशनशिप क्या होगा कि ये इसका भी भाई हुआ, तो ये उसकी सिस्टर है। ठीक है, इजी था। ए एंड बी आर यंग वंस ऑफ सी। ए और बी जो है वो सी के बच्चे हैं। सी के बच्चे कौन कौन है? ए और बी। ड्रॉ कर लेते हैं। सी इज द फादर ऑफ ए। सी ए का फादर है, बट बी इज नॉट द सन ऑफ सी। अब बच्चे तो दोनों हैं पर बी सी का सन नहीं है। सन नहीं है तो डॉटर हुआ ना। तो ये सी और बी का आपस में क्या रिलेशनशिप है? बाप बेटी का रिलेशनशिप है। इजी है, देखो ना। उसने खुद कह दिया कि दोनों ही उसके बच्चे हैं। और जिसमें से सी इज द फादर ऑफ ए, सी ए का फादर है तो बी का भी फादर, लेकिन बट बी इज नॉट द सन ऑफ द सी। अब अगर, मेरी तो खैर बेटी नहीं है, लेकिन अगर हो तो मैं मेरा बेटा तो एक है, लेकिन मैं अपने, मैं अगर मेरी लट से एक बेटी भी है तो मैं कहता हूँ ये दोनों मेरे बच्चे हैं। और मैं कहता हूँ कि मुस्तफा जो है वो मेरा बेटा है, लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो मेरा बेटा नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो मेरी बेटी होगी। तो डॉटर एंड फादर का रिलेशनशिप है। ठीक है। सो इसका क्वेश्चन जो है वो 98 का जो है वो सी आंसर है। सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इजी क्वेश्चन है दोनों। द एनुअल रेंट ऑफ अ हाउस इज दिस। एनुअल रेंट इतना है। एनुअल रेंट में 12 महीनों का रेंट है। तो 1,14,000 को डिवाइड कर देना आप लोग। 1,14,000 को आप डिवाइड कर देना 12 से। जब आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो एक महीने का रेंट आ जाएगा। उसको आप 33 से मल्टीप्लाई करा लेना, 33 मंथ्स का रेंट आ जाएगा। तो एग्जामिनर पूछा था कि घर का एनुअल रेंट इतना है, 33 मंथ्स का रेंट कितना होगा? तो एक मंथ का रेंट निकाल लेना, इसको 12 से डिवाइड करके आपके पास एक मंथ का रेंट आ जाएगा। उसको 33 से मल्टीप्लाई कर लेना, 33 मंथ्स का रेंट आ जाएगा। आगे पूछा है, कहता है एक स्टूडेंट को लंच के लिए चाहिए इतने पैसे। सो इन पर मैं इनको रुपीज में कन्वर्ट करूँ तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। 8 वन सा 8, 8 प्लस 3 करूंगा 11 हो जाएगा। सो 11/8 आ जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन टेक लंच फ्रॉम इतने रुपीज? कितने स्टूडेंट्स इतने रुपीज का लंच ले सकते हैं? इसको भी अमाउंट बना लेते हैं। फॉर 13 सा क्या होगा? 52 होगा। 52 में 3 ऐड करेंगे 55 आ जाएगा। सॉरी 3 ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा। सो 55 है, 4 जो है वो टोटल रुपीज हैं, और 11/8 जो है वो एक बच्चे की खाने की कॉस्ट है। डिवाइड कर लेते हैं। जब मैंने मैथमेटिक्स का रूल बताया हुआ ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी हो रहा हो तो ये बना था ए बाई बी इंटू डी बाई सी। तो जब मैं इसको इंटू डी बाई सी करूंगा तो 55/4 जो है इंटू 8/11 हो जाएगा। 11 वन ज़ा 11 फाइव ज़ा 4 वन ज़ा 4 टू ज़ा। सो 10 स्टूडेंट्स के लिए ये जो खाना है, ये जो फूड है, इतने पैसों में आ जाएगा। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम टूडेज लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा ये था तो एनटीएस का सैंपल पेपर जो कि कंप्लीट हुआ है।
Like, comment, and subscribe.